Okay. Yes. First of all, very good morning to everyone, and good morning online. I hope I'm perfectly audible. हम लोग इनकम टैक्स का डिस्कशन कर रहे थे. मैंने आपको कहा था कि एक चार्जिंग सेक्शन करके होता है, जिसमें कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन फुलफिल होगी तो ही इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा. पर्सन होना चाहिए, पर्सन की इनकम होना चाहिए, वो इनकम टैक्स ईयर में होना चाहिए. तो सरकार प्रिस्क्राइब रेट से टैक्स लेगी नेक्स्ट ईयर. लेकिन सरकार जल्दी कलेक्शन भी करेगी, है ना. किस फॉर्म में करेगी? एडवांस टैक्स, टीडीएस और टीसीएस के फॉर्म में. अब किसी व्यक्ति की इनकम निकालना है तो जो एक स्टेप होती है वो होता है स्टेटस निकालना उसका, कि वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट. क्यों जरूरी होता है वो मैंने आपको कहा था. फॉर रेसिडेंट सारी इनकम क्या होती है? टैक्सेबल. एंड फॉर नॉन रेसिडेंट्स ओनली इंडियन इनकम इज टैक्सेबल. तो हमेशा देखो, इनकम टैक्स इज अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट. तो उसको एक सीक्वेंस में, उसको एक स्टेप में समझे तो एक ज़्यादा बेटर तरीका होता है. जैसे कुछ भी उठा के पढ़ लिया और फिर बीच में रेसिडेंशियल कौन होता है, कौन नॉन रेसिडेंट होता है, तो वो कभी भी आपको लिंकेज प्रॉपर नहीं होगा. फर्स्ट अंडरस्टैंड, और हर चीज़ का आपको रीज़न पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्यों है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है. अब मैंने कहा था रेसिडेंट की जो डेफिनेशन दे रखी है वो सेक्शन 6 में दे रखी है. पुराने एक्ट में भी सेक्शन 6 में थी और नए एक्ट के अंदर भी सेक्शन 6 के अंदर डेफिनेशन है. मैं आप लोगों को एक ब्रीफ बता रहा था कि रेसिडेंट बनने के लिए क्या करना पड़ता है. तो कितनी कंडीशंस है? दो कंडीशन. रेसिडेंट बनने के लिए यू हैव टू कंडीशन. दोनों में से एक भी आपने फुलफिल कर दी तो आप क्या कहलाओगे? रेसिडेंट. ठीक है, यू विल बी कंसिडर्ड एज रेसिडेंट. तो पहली कंडीशन की अगर अपन बात करते हैं तो क्या था? किसी व्यक्ति का टैक्स ईयर में स्टे. टैक्स ईयर मतलब करंट ईयर. टैक्स ईयर इज द करंट ईयर में स्टे हो जाना चाहिए 182 डेज या उससे ज्यादा. तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? इंडिया का रेसिडेंट. फिर अच्छा, मैंने आपको इंडिया का मतलब बता दिया था. इंडिया का मतलब जो इंडिया की सरजमी है वो भी इंडिया है. पूरा पानी इंडिया नहीं है. जो कोस्ट लाइन है ना, उससे 12 12 12 नॉटिकल माइल. अगर आप किलोमीटर्स में बोलोगे तो कितना हो जाएगा? 22 समथिंग हो जाएगा. तो वो आपका इंडिया है. उसके ऊपर भी इंडिया, उसके नीचे भी इंडिया. तो इफ यू से जैसे अगर आप मुंबई में आर्टिकल शिप कर रहे हो, मतलब मुंबई में आप काम कर रहे हो, तो यू विल फाइंड दिस केसेस अलॉट, कि यार वो व्यक्ति इंडिया के बाहर पूछने आएगा कि भैया मैं कब चले जाऊं, है ना. क्योंकि उन लोगों को पैसों की कमी नहीं है, उनको टैक्स बचाना है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? अपनी कंट्री शिफ्ट. तो भाई उसको बोलो कि 181 डेज पे निकल ले. लेकिन ऐसा भी नहीं 181 डेज पे एकदम आखिरी आखिरी में निकलवा रहे हो, क्योंकि इंडियन स्पेस स्पेस में रहेगा, वो एयरपोर्ट पे रहेगा, मतलब फिजिकली तो कहाँ प्रेजेंट है वो? इंडिया में. तो मैं सेफर साइड क्या बोलूँ उसको? लॉ के, अगर लॉ की डेफिनेशन के हिसाब से बोलूँ तो 181 डेज पे निकल ले, लेकिन मैं उसको बोलूंगा 180 दिन पे ही निकल ले भाई. क्यों दिमाग लगा रहा है? मत परेशान हो. हाँ. नेपाल इंडिया थोड़ी है. चलेगा, नेपाल से फ्लाइट पकड़ ले. नहीं तो फिर वो भी तो वापस आएगा तो काउंट होगा ना. मैं भी आपको दिन काउंट करना सिखाऊंगा कि दिन कैसे काउंट करते हैं. फिर मतलब चले जा, वापस क्यों आ रहा है? अगर जैसे 180 दिन रह के गया, फिर फिर वापस आप बोले कि वापस आ गया तो 2 दिन और काउंट हो जाएंगे ना. वो ध्यान रखना है. फिर देखो, फर्स्ट कंडीशन 182 डेज की है जो टैक्स ईयर में होता है. और सेकंड कंडीशन होती है 60 डेज टैक्स ईयर में. दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल करनी होती है. 60 डेज टैक्स ईयर. आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हैं, ऊपर कितना डेज लिखा हुआ है? 182 डेज और मोर, यानी एग्जैक्ट 182 डेज हो जाएगा तो भी क्या बन जाएगा? रेसिडेंट. 60 डेज या उससे ज्यादा. लेकिन सेकंड कंडीशन में एंड है. एंड होने का मतलब आप समझते होंगे कि एक कंडीशन के साथ एक और एक कंडीशन दी गई है. एंड लास्ट 4 इयर्स, लास्ट 4 इयर्स स्टे 365 डेज और मोर. आपको पूरा सेक्शन में तोड़ के लिखा रहा हूँ. उसका रीजन ये है कि आपको कोई एग्जाम तो देनी नहीं है, कि आपको एक फॉर्मल लैंग्वेज आपको पता हो, आपको तो उस सेक्शन का क्रक्स पता हो. तो देख कितनी कंडीशन है? दो. पहली कंडीशन तो 182 डेज. जो ये 182 डेज रह गया मतलब वो क्या बन गया? रेसिडेंट. दूसरी कंडीशन क्या है? कितने दिन इंडिया में हो? 60 दिन या उससे ज्यादा. 60 डेज और मोर.
अब 60 दिन तो बहुत कम होते हैं, लेकिन इनने एक कंडीशन और डाल दी कि यार करंट ईयर को छोड़ के लास्ट 4 ईयर में इंडिया में कितने दिन रहा हो, 365 डेज या उससे ज्यादा। तो अगर मान लो कोई व्यक्ति इंडिया में कितने दिन रहता है, 100 दिन, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल नहीं हुई, लेकिन सेकंड कंडीशन फुलफिल हो का पहला पार्ट हो गया। पहला पार्ट हो गया, 60 दिन हो गए, मतलब 60 को क्या कर गया क्रॉस, 100 दिन हो गए मतलब। अब अपन को क्या करना है, उससे पूछना है कि भाई ये बता दे कि पिछले 4 साल कितने टाइम इंडिया में था। बोलेंगे तो था ही नहीं कभी इंडिया में, पिछले 4 साल में इंडिया में आया ही नहीं हूं। तो भैया फिर वो 365 डेज वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, तो वो एक तरीके से इंडिया का क्या रहेगा, नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट। लेकिन अगर वो बोलता है मैं पिछले 4 सालों में 500 दिन इंडिया में था, मतलब 365 डेज या उससे ज्यादा को उसने क्या कर दिया क्रॉस, तो वो क्या बन जाएगा आपका, रेसिडेंट। ठीक है, पूछो भाई, कुछ पूछना हो उसमें। पहली कंडीशन सिंपल है, उसमें कुछ भी नहीं है, 182 डेज या उससे ज्यादा। सेकंड कंडीशन में 60 दिन या उससे ज्यादा। तो खुश नहीं होना है कि हाँ 181 डेज में निकल जा, 181 डेज में अगर वो निकल रहा है तो हो सकता है कौन सी कंडीशन अप्लाई हो जाए, दूसरी वाली, क्योंकि 60 दिन को तो क्या कर गए क्रॉस, और पिछले 4 सालों को टोटल किसको क्रॉस कर गया, 365 डेज को, तो फिर भी बन गए रेसिडेंट यार। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा इन सारे पैरामीटर्स का, अगर ये फुलफिल कर लिए तो आप रेसिडेंट हो। पासपोर्ट से एंट्री एंट्री, अगर आपने कोई अलग तरीके से आपको स्मगल करके बाहर नहीं भेजा हो तो अलग बात है ना, है ना। हाँ, लेकिन मैं तो पासपोर्ट से ही देखा जाएगा कि आप कहाँ थे इंडिया में, उस पर वही वैलिड है, हाँ। हाँ ऑनलाइन, जी। नहीं, 182 डेज का है तो 60 डेज वाला क्यों लगाई जा रही है, देखो यार भारत सरकार सिर्फ 182 डेज बोल दे, 182 डेज बहुत होते हैं। 182 डेज कोई इंडिया में रहकर चला गया, मतलब 181 डेज रह के भी चला गया तो बहुत दिन था इंडिया में वो, और फिर भी इंडिया का क्या रहेगा, नॉन रेसिडेंट। जैसा चलेगा क्या यार, वो हर साल आएगा, 181 डेज रहेगा निकल लेगा, 181 डेज रहेगा निकल लेगा, सरकार क्या बेवकूफ है क्या। अब सरकार क्या बोलेगी, तू ऐसा बार बार कर रहा है ना, तो तू सेकंड वाली कंडीशन में आ जाएगा, है ना। अगर तू ऐसा बार बार कर रहा है, चलो एक बार समझ में आता है कुछ कारण से इंडिया में रुक गए, सब कोरोना आया था, कोरोना में लॉकडाउन लग गया, जो जहां था वहीं रुक गया, होता है। तो भाई उस टाइम पे क्या हुआ, कोई इंसान 6 महीने इंडिया में लॉकडाउन में रह गया, अब वो मान लो 181 डेज इंडिया में रहा, तो क्या बन गया वो, वो बन जाएगा एक तरीके से, बोलेगा यार अगर रेसिडेंट बन गया, 60 डेज वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। ऐसा नहीं, क्या होता है रेगुलर आप ऐसा करने लगोगे तो आप फंसने लग जाओगे। ठीक है, तो दो कंडीशन दी है मृदुल। हम्म, हाँ। हाँ, नहीं हो पाएगा। तो वही मैं आपको बताने वाला था, डेज काउंट करने का तरीका। लास्ट लास्ट में आओ, है ना, कब आओ, नवंबर में आओ, दिसंबर में आओ, तो 3-4 महीने इधर रुक जाओ और 3-4 महीने अगले साल रुक जाओ, तो बस उस वो टेस्ट स्ट्रेच अगले साल काउंट होगा, फिर वो अगले साल में काउंट जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। यही चीज दिमाग लगानी होती है कि कोई अपन से फोन करके पूछे नॉन रेसिडेंट की, मैं इंडिया आना चाहता हूँ, ज्यादा दिन रुकना चाहता हूँ, तो तू कब आ, तू लास्ट लास्ट में आ बोल, है ना। अब क्या इतनी सी बात बताने के उसको पैसे, वो पैसे अच्छे देते हैं वो लोग, क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट होते हैं, उनको वहां मालूम है डॉलर्स में पैसे देने की आदत है। तो ये चीज आप, और हर साल का स्टे अलग अलग काउंट करना है। अब है ना, ध्यान से सुनना, अ, ये जो सेकंड वाली कंडीशन है ना, सेकंड वाली कंडीशन, ये वाली, ये कुछ लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होती है, एक्सेप्शन है। मतलब कुछ लोग, जो मर्दुल बोल रहा था कि सर दो कंडीशन क्यों रखी, है ना, तो मैंने उसका रीजन दिया कि 181 डेज आया चला गया, 181 डेज आया चला गया, 181 डेज आया चला गया, ऐसा कर लिया, मतलब भाई मजा ले रहे हो इंडिया के तुम। तो फिर उस केस में उन्होंने बोला अब तेरे इस साल तो 181 डेज हो गए और पिछले 3 साल भी तूने ऐसा किया ना, 365 दिन या उससे ज्यादा हो गए ना, तो बेटा तू गया अब, तो इंडिया का क्या रहेगा, रेसिडेंट। लेकिन ये जो सेकंड वाली कंडीशन है ना, कुछ लोगों पे अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, तो नंबर वन, कुछ लोगों के ऊपर जो अप्लाई नहीं होती वो लोग है,
इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन लीविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, इंडियन सिटीजन लीविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, भारत के नागरिक। देखो इस पे क्लियर कट, मैं जो वर्ड्स लिखता हूँ वो लॉ के वर्ड्स है, मेरे खुद के वर्ड्स नहीं है, मेरे को देखने की जरूरत नहीं, मेरे को चीजें याद है। इंडियन सिटीजन लीविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, जो भारतीय नागरिक है और भारत छोड़ के जा रहा है किसके लिए, जॉब करने के लिए, उस पे दूसरी वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। देखो मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। सर आपका नाम? सर्वेश। अच्छा सर्वेश, आपने ही मैसेज किया था मुझको, हाँ। वो क्या, मेरा इंस्टाग्राम हैंडलर भी हैंडल करता है, तो कभी उसने मैसेज देख लिया होगा तो रिप्लाई नहीं किया होगा ऐसा, तो उसको क्या, उसका इतना टेक्स्ट का इतना नॉलेज नहीं होगा, बस वो रिप्लाई करने के लिए है, लाइक कमेंट्स वमेंट्स कुछ आए तो उसको जो मैं बोलता हूँ वो रिप्लाई कर देता है। सर्वेश की बात करते हैं। अभी साल चल रहा है बच्चों कौन सा, 26 है। आप कभी इंडिया के बाहर गए हो सर्वेश? आज तक कभी नहीं गए इंडिया के बाहर, ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात है, मैं चाहता था कि आप इंडिया के बाहर ना जाओ। ये देखिए, क्योंकि इस एग्जाम्पल में वही इंसान ज्यादा अच्छे से फिट होगा, ठीक है। तो अब सर्वेश ने बोला चलो एसओए ज्वाइन करते हैं, बढ़िया एसओए ज्वाइन किया, अच्छा खासा पढ़ाई करी, और है ना 16 अगस्त को इसको देश से आजादी मिल गई। 16 अगस्त को ये चला गया, या देश को इससे आजादी मिल गई। 16 अगस्त को बोला तू जा, ये गया सिंगापुर। ये सिंगापुर घूमने नहीं गया है बच्चे, जॉब करने गया है, एम्प्लॉय जॉब लग गई इसकी सिंगापुर में, एसओए पढ़ के, एसओए पढ़ के सिंगापुर में जॉब चल रही। तो वाइफ को भी लेके गए साथ में, ऐसा नहीं है। नहीं मैंने सिंगापुर बोला है मैंने। अब देखिए, अब मेरी बात समझना, अपन देखते हैं सर्वेश, सर्वेश पहली बार बाहर जा रहे हैं, तो मतलब पिछले 4 साल तो ये इंडिया में थे नहीं थे, थे, तो मतलब 365 365 एक ही बार 365 चाहिए, तो चारों सालों को मिला के 365 चाहिए, इसका तो एक बार में क्या हो गया 365, तो ये पिछले 4 साल में तो 365 वाली डेज कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है, प्लस अब देखते हैं करंट ईयर कितने साल था, कितने दिन था सॉरी, अप्रैल में कितने दिन था 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के, और कब गया 16 अगस्त को। देखो 16 अगस्त को गया, तो 16 को भी काउंट करते हैं कि वो इंडिया में था, समझो, जिस दिन जाते हैं उस दिन भी मानते हैं कि इंडिया में था। अब भला ही वो क्या होगा 16 तारीख को शाम रात को ही 12 बज के, मतलब रात को ही 12 बज के 1 मिनट जब नया दिन लगता है तभी निकल लिया, बोले 1 मिनट ही इंडिया में था, डज नॉट मैटर, आपको पूरा दिन कहाँ पे काउंट करना पड़ेगा, इंडिया में। तो ये 16 अगस्त को गया, तो 16 अगस्त को गया तो अगस्त के कितने दिन था, 16 दिन, टोटल कर लो कितना हो रहा है, 138 डेज हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों देखो, फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल नहीं हुई, मतलब सर्विस रेसिडेंट नहीं है, फर्स्ट कंडीशन कितनी थी 182 डेज वाली, लेकिन सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गई क्या, हाँ, क्यों, क्योंकि 60 डेज से ज्यादा हो गया करंट ईयर में, और लास्ट ईयर के टोटल्स कितने हो गए 365 डेज या उससे ज्यादा, सर्वेश क्या बन जाएगा, रेसिडेंट, कौन सी कंडीशन से, सेकंड। अच्छा ये कमा कहाँ रहा है, सिंगापुर में, सिंगापुर में, तो इंडिया का क्या बन गया, कमा सिंगापुर में रहा, तो इंडिया का क्या बन गया, रेसिडेंट, और इंडिया का रेसिडेंट बन गया तो सारी इनकम पे क्या देना पड़ता है, टैक्स, तो ये सिंगापुर में भी टैक्स देगा और इंडिया में भी क्या देगा, टैक्स, गलत हो जाएगा ना इसके साथ। सरकार ने बोला ऐसे लोगों के ऊपर जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं उनके ऊपर सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल हो रही थी बट सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं की गई, तो सर्वेश क्या रहेगा, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट होने से उसको अपनी सिंगापुर की इनकम पे इंडिया में टैक्स देने की जरूरत नहीं है, टेक्निकली रेसिडेंट था, सेकंड कंडीशन कंप्लाई कर चुका था, ठीक है। अब मेरी बात समझना, मुझे वो दिन बता दो, कभी कभी आपसे ऐसा पूछ सकते हैं सैलरी वाले कि हम जॉब लग गई बाहर यार, किस दिन जाए इंडिया से तो बच जाएंगे हम, तो आपको पता है कि उनको कभी भी सेकंड कंडीशन फुलफिल लगती ही नहीं उनके ऊपर, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, उन पे सेकंड लगती नहीं है, बस उन पे कौन सी लगती है, उनको किससे बचा लो, फर्स्ट से बचा लो, तो वो क्या हो जाएंगे इंडिया के नॉन रेसिडेंट। तो देखो फर्स्ट से बचाने के लिए कितने दिन अपन देख सकते हैं,
अप्रैल के 30 दिन, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31। अच्छा, सितंबर में कितने दिन होते हैं? 30। अगर सितंबर के 30 दिन इंडिया में रुक गया तो देखो क्या होगा। अगर 30 दिन इंडिया में रुक गया तो टोटल करो कितने दिन हो जाएंगे? 30, 31, 30, 31, 30, 31 और 30, हाँ, वो कितने हो जाएंगे? 183। अगर कोई इंसान 30 सितंबर तक रुक गया तो उसका इंडिया में स्टे कितने दिन हो जाएगा? 183। मतलब 182 को क्या कर गया? क्रॉस। अच्छा, एग्जैक्ट 182 भी हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? रेसिडेंट। उसको बोलेंगे भाई, अगर तू 29 सितंबर को जाएगा तो तेरे इंडिया में कितने दिन होंगे? 182। तू भी रेसिडेंट बन जाएगा। तो कब निकल ले? 28 सितंबर को इंडिया की एयर स्पेस, इंडिया के पानी, इंडिया की सरजमी में दिखना भी मत। 28 सितंबर को निकल ले, क्योंकि 28 सितंबर के दिन इंडिया में कितने दिन होने वाले हैं उसके? 181 डेज। ठीक है। सो अगर कोई एम्प्लॉयमेंट, अब बात आती है बच्चों एम्प्लॉयमेंट वर्ड की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड एम्प्लॉयमेंट? इट इज नॉट एक्सप्लेन्ड। तो एम्प्लॉयमेंट, हाँ, एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब भी होता है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी होता है। मतलब आप किसके लिए जा रहे हो? काम करने के लिए जा रहे हो। एक्चुअली में आपके पास कोई ऑफर लेटर हो या फिर आप कोई बिजनेस पर्सपेक्टिव से बाहर जा रहे हो तो सेकंड कंडीशन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है। लेकिन आप से आप थाईलैंड घूमने जा रहे हो, है ना, विजिट पे घूमने जा रहे हो, आप पे फर्स्ट भी अप्लाई होगी, सेकंड भी अप्लाई होगी। आप काम के लिए नहीं जा रहे हो, है ना, आप काम के लिए नहीं जा रहे हो, आप किसके लिए जा रहे हो? घूमने के लिए। तो घूमना इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। हाँ, ये इंडिया है, ये 12 नॉटिकल माइल्स है। ये 12 नॉटिकल माइल्स तो पूरा इंडिया रहता है। आप जो ऑयल रिग्स बोल रहे हो वो ऑयल रिग समवेयर हियर होती है। तो ये कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल, कितने नॉटिकल माइल? 200 नॉटिकल माइल में आपको ये रिग्स वगैरह मिल जाएगी, ऑयल रिग्स मिल जाएगी। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सिर्फ ये वाला पार्ट जितना ये ऑयल रिग है यही इंडिया है बस। समझे आप? मतलब 12 नॉटिकल माइल्स तक पूरा पानी इंडिया है, और 12 नॉटिकल माइल्स के आगे 200 नॉटिकल माइल्स तक जो ये सिर्फ पैच है जो आप बोल रहे हो ना ऑयल रिग, बस वही ऑयल रिग क्या रहेगा? इंडिया। ठीक है। उसके आगे इंटरनेशनल वाटर्स आ जाता है। ठीक है। अब उसकी जरूरत मेरे को लगा ऑयल रील्स की जरूरत नहीं बताने की, क्योंकि मैं आपको वो चीज दे रहा हूँ कि जो आप लोगों को ज्यादा काम पड़े। अब ऑयल रीक पे काम कर रहा है कोई व्यक्ति, कहाँ आएगा तुम्हारे पास, है ना? मैं तो वो सोचता हूँ कि जो कॉमन अपने पास, मेरे पास ही नहीं आया आज तक, अब मेरे को कहाँ मिलेगा? और मैंने बोला उस टाइम फिर अपने पास चैट जीपीटी पे टैक्स अपना पूरा होगा, ऑयल रीक पे काम करने वाले लोगों पे क्या प्रोविजन अप्लाई होते हैं फटाफट डाला और मॉडिफाई कर लिया ना। अब क्या होता है, ऐसी टिपिकल चीजें बताऊं तो तुमको मजा जरूर आएगा, लेकिन तुम्हारे काम कुछ नहीं आएगा। अपने को पैसा कमाना है, अपना मेन एम वो होना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई नहीं। बात पूछने पूछी तूने, आप पढ़ रखा है कहीं पर? एकदम से दिमाग में और भाई, क्या दिमाग है यार भाई यार। तो ये ऑनलाइन वाले बच्चे मुझे बता देंगे 28 सितंबर वाली डेट समझ में आ गई क्या? क्योंकि फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं करनी है और सेकंड तो अप्लाई होती ही नहीं है। ठीक। अब एक्सेप्शन नंबर 2। एक्सेप्शन नंबर 2, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब सेकंड एक्सेप्शन क्या लग रहा है? इंडियन सिटीजन पे लग रहा है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग इंडिया, जो इंडिया आ रहे हैं फॉर विजिट। ये टफ पॉइंट है, ये टफ पॉइंट है। मैं क्यों बता रहा हूँ उसका रीजन मैं आप लोगों को दूंगा। आज की तारीख में ऐसा बहुत होता है कि इंडिया आते हैं, जो बाहर रहता है कि अपने वतन,
अपने देशवासियों से, अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से मिलने आ सकता है? डेफिनेटली आ सकता है। अच्छा, आएगा तो क्या 2 दिन में उड़ के वापस चला जाएगा? यार थोड़े दिन तो रुकेगा ना। कभी कभी क्या होता है साहब, बेटी तो बड़ी हो गई है, अब बेटी की शादी करनी है, तो बाप कहाँ लेके आ जाएगा बेटी को? इंडिया में। अभी रिश्ते देखेगा, लड़के देखेगा, फिर शादी वादी होगी, 2-4 महीने कहाँ रुक जाते हो आप? इंडिया में रुक गए। तो आप 2-4 महीने इंडिया में रुक गए, तो 60 दिन को आपने क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। और हो सकता है किसी रीजन से आप 365 डेज वाली कंडीशन भी पिछले 4 सालों में फुलफिल कर रहे हो, क्योंकि आप 3 साल पहले ही इंडिया के बाहर गए थे, चौथे साल तो आप कहाँ पे थे? इंडिया में। तो पूरे 365 दिन आप कहाँ थे? इंडिया में। आप सोचो, जेन्युइन प्रॉब्लम है कि नहीं, कि जो इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो आ गया। अब जैसे मेरा भाई है, अब वो इंडिया आ गया। अब इंडिया आ गया, इंडिया के अंदर 65 दिन रुक गया, बहुत दिन, 3-4 साल हो गए अभी तक इंडिया नहीं आया। अब आएगा तो 2 महीने 2.5 महीने की छुट्टी इकट्ठी कर ली, अब एक साथ आके सबसे मिलकर, रिश्तेदारों से मिलकर वापस जाएगा। तो 65 दिन हो गए। अब उसको गए हुए 3 साल हुए, मतलब चौथा साल तो वो कहाँ था? इंडिया में। तो देश का क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। अब उसको फिर से क्या देना पड़ जाएगा? टैक्स। तो यार सरकार ने बोला चलो ठीक है, रिलैक्स देते हैं, रिलैक्सेशन देते हैं तुमको, हम तुम्हारी प्रॉब्लम समझते हैं, आपके ऊपर सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। हाँ, लेकिन वो इंडिया आया और इंडिया में रुक गया कितना? 182 दिन या उससे ज्यादा। तो वो इंडिया का क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। फर्स्ट कंडीशन कहते हैं किसी के लिए भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, सेकंड कंडीशन में ही क्या है? एक्सेप्शन। क्योंकि देखो सेकंड कंडीशन में जानबूझ के कम दिन रखे गए, 60 दिन। तो अब 60 दिन की वजह से बहुत सारे लोग क्या बन जाएंगे? रेसिडेंट बन जाएंगे। तो इस वजह से रिलैक्सेशन देना भी जरूरी था। लेकिन ये बात किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है? इंडियन सिटीजन पे एप्लीकेबल होती है, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पे। इंडियन रेसिडेंट किसे कहते हैं? जो इंडिया में रहता है। इंडियन सिटीजन किसे कहते हैं? जिसके पास भारत की नागरिकता है, वोटिंग पावर है ना, भारत की नागरिकता है, इंडियन सिटीजन है। इंडियन सिटीजन कैसे बनते हैं? बाय बर्थ। जिसका जन्म इंडिया में हो गया वो इंडियन सिटीजन है। ये प्रावधान बहुत पहले था, ये प्रावधान बहुत पहले था। कब था? 1958 60s में ही चेंज कर दिया था। मतलब जिसका जन्म इंडिया में हो जाता था वो क्या था? इंडियन सिटीजन। अब क्या हुआ, कोई टूरिस्ट बाहर से आया, वो लेडी प्रेग्नेंट थी, इंडिया में ही क्या हो गया, उसका बच्चा हो गया, तो वो बच्चा क्या बन जाएगा? इंडियन सिटीजन। तो लॉ को क्या किया गया? चेंज। फिर लॉ को चेंज किया गया तो वो बोला कि पापा मम्मी में से एक क्या होना चाहिए? बर्थ भी इंडिया में हो, और पापा मम्मी में से एक के पास क्या हो? इंडियन सिटीजनशिप हो। तो फिर पाकिस्तान वाले नालायक निकले, वो आ गए कश्मीर में, और कश्मीर के कश्मीरी लड़कियों से क्या कर ली? शादी। अब उनका बेटा हो गया, तो उनका बेटा हो गया तो क्या हो गया? एक के पास तो इंडियन सिटीजनशिप है, तो वो रेसिडेंट बन गया। अब उनने कहा कि साहब, पापा मम्मी दोनों के पास क्या, बर्थ भी इंडिया में होना चाहिए और पापा मम्मी दोनों इंडियन सिटीजन होने चाहिए, तो ही आपको इंडिया की क्या मिलेगी? सिटीजनशिप। और भी तरीके होते हैं सिटीजनशिप पाने के, वो सब अलग है, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही बताया मैंने। अब ये पता है कि आपको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होते हैं? देखो, सिटीजन, अभी अभी किसी को सिटीजन बनना हो 2004 या 5 के बाद, तो जन्म भी इंडिया में होना चाहिए और पापा मम्मी के पास भी क्या होना चाहिए? इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, ये अभी रूल है। अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसे कहते हैं? एनी आइडिया? नहीं, तो इंडियन सिटीजन भी तो वही हुआ ना जो इंडिया को और बाहर रहता है। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन इसकी लीगल डेफिनेशन क्या है पता है? इसकी लीगल डेफिनेशन है, ऐसा व्यक्ति जिसके दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी में से किसी का भी जन्म अखंड भारत में हुआ हो। अखंड भारत मतलब, हाँ, नेपाल नहीं, नेपाल कभी भारत का हिस्सा था ही नहीं बेटा। अखंड भारत में कौन कौन था? जो आजादी से पहले का भारत था, है ना, 1947 से पहले का भारत था, उसमें अगर किसी का जन्म हुआ हो तो जनरली उस पर्सन को क्या मानते हैं? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं। मिस्टर ली, मतलब इंडियन ओरिजिन होने के लिए इंडिया में जन्म लेने की जरूरत नहीं है, समझो। सिटीजनशिप के लिए तो इंडिया में क्या लेना पड़ेगा? जन्म। प्लस पापा मम्मी भी क्या होने चाहिए? इंडियन सिटीजन। लेकिन ओरिजिन का होने के लिए इंडिया में जन्म लेने की जरूरत नहीं है। जिस उनके पास उनकी रूट्स कहाँ होनी चाहिए? इंडिया में। तो जैसे मिस्टर ली है, मिस्टर ली जो है वो न्यूजीलैंड के है, ठीक है। मिस्टर ली जो है वो न्यूजीलैंड के हैं, ये इंडियन सिटीजन नहीं है, ये कहाँ के सिटीजन है? न्यूजीलैंड के, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि साहब मुझे इंडिया आना है,
मुझे इंडिया विजिट करना है। क्या करना है? विजिट। अब ली की अगर अपन डिटेल्स देखें तो जो ली के फादर है, ली के फादर जो है वो जापान के हैं, और जो ली की मदर है वो केन्या की है। जो ली के दादा है वो ऑस्ट्रेलिया के हैं, और जो ली की दादी है वो कनाडा की है। और जो जो ली है ना, ली ली के जो नाना है, नाना, वो युगांडा के हैं। और ली की जो नानी है वो है ना इधर अपने भिंड मुरैना की है। मिस्टर ली कौन है? पर्सन ऑफ इंडिया। मैं नहीं बोल रहा हूँ, लॉ बोल रहा है। ली कौन है? ली इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब हो पॉसिबल है क्या? देखो, मैंने आपको एक्सट्रीम केस बताया, सोचो। अब इतना एक्सट्रीम केस बताया कि इससे जो भी केस बनेगा वो सिंपल ही बनेगा। ये रहेंगे आपके इंडियन ओरिजिन। अब बोलेगा मेरे को सब भिंड मुरैना देखना है, न्यूजीलैंड में मजा नहीं आ रहा है, न्यूजीलैंड की शांति मुझे सहन नहीं हो रही है साहब, है ना। हाँ, मुझे थोड़ी सी ना आतंकवादी हरकतें देखनी है, थोड़ा सा रौद्र रूप देखना है लोगों का। तो सब कहाँ होना चाहता हूँ? भिंड मुरैना। और ऐसा ही नहीं, मैं आना चाहता हूँ, कम से कम रुकूंगा कम से कम 100-150 दिन। ठीक है, तो मजा आएगा माहौल देखने में। तो वो आ जाए इंडिया में, लेकिन उनके ऊपर सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। ठीक है। अब सुनना, यहां पर एक्सेप्शन में मैंने आप लोगों को बताया कि इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग इंडिया फॉर विजिट पे सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है। बट ऐसा लिखो, बट होगी। बट होगी, मतलब यार यूं तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी होगी। अगर अगर इनकी इंडियन इनकम, अगर इनकी इंडियन इनकम मोर देन 15 लाख है। मतलब इनके ऊपर सेकंड कंडीशन भी एप्लीकेबल होने लगेगी। देख यार, तू इंडिया विजिट पे आ रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है तू इंडिया में विजिट पे आके इंडिया में कमाने की कोशिश कर रहा हो, तब तेरे को नहीं छोड़ेंगे। तब तो हम क्या लेंगे? टैक्स। अगर तू 15 लाख से ज्यादा कमाता है, ये तेरी इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम को छोड़ दो, अगर तेरी इंडिया से इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो फिर तेरे पे फर्स्ट कंडीशन भी एप्लीकेबल होगी और सेकंड कंडीशन भी एप्लीकेबल होगी। ठीक है, वापस समझे, इधर देखो। पहली कंडीशन तो क्या थी? इंडिया में कितने स्टेट, 182 डेज या उससे ज्यादा। कुछ दिमाग नहीं लगाना, पूरे दुनिया के लोगों के ऊपर ये बात एप्लीकेबल होगी। सेकंड कंडीशन क्या थी? 60 दिन, और पिछले 4 सालों का टोटल 365 दिन। ये वाली कंडीशन कुछ लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, जो सेकंड वाली थी, जो इंडिया छोड़कर जा रहे हैं, किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए। और जो इंडिया आ रहे हैं विजिट के लिए। लेकिन सरकार ने बोला विजिट वालों के ऊपर हम क्या करेंगे, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस रखेंगे अब, है ना। अब तुम्हारे ऊपर फर्स्ट भी अप्लाई करेंगे और सेकंड भी अप्लाई करेंगे। लेकिन सेकंड कब अप्लाई करेंगे? जब आपकी इंडिया से इनकम 15 लाख से ज्यादा। अच्छा, मेरा भाई घर पे मिलने आता है हमसे, तो फर्स्ट कंडीशन तो एप्लीकेबल है, सेकंड भी उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं, सेकंड उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि कमिंग इंडिया फॉर विजिट। लेकिन उसकी इंडिया में एफडी है, और इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, उसने मकान किराए पे चढ़ा रखा है, और उसकी किराए की इनकम हो रही है, और ये इनकम किससे ज्यादा है? 15 लाख से ज्यादा। तो अब क्या हो जाएगा उसके ऊपर? फर्स्ट भी एप्लीकेबल होगी और सेकंड भी एप्लीकेबल होगी। ठीक है, लेकिन जब सेकंड एप्लीकेबल होगी ना, जब सेकंड एप्लीकेबल होगी ना, तो 60 दिन नहीं देखेंगे, 120 दिन देखेंगे। क्या? 60 दिन नहीं देखेंगे, कितने दिन देखेंगे? 120 दिन। मतलब अगर कोई जैसे बाहर से पूछे, यार मैं इंडिया आना चाहता हूँ, थोड़े दिन रहना चाहता हूँ, यार मेरी इंडिया से इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, तो मैंने सुना है कि यार वो सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल होती है। तो हाँ यार, वो सेकंड कंडीशन आप बोलना 60 और 365 दिन वाली वो लगेगी, लेकिन 60 की जगह 60 नहीं देखेंगे। कितने दिन देखेंगे? 120 डेज। कितने दिन देखना है? 120 डेज। लेकिन यहाँ पर ऐसा लिख लो, 60 नहीं देखेंगे, कितने दिन देखेंगे? 120 एंड 365।
120 एंड 365। चलो बोल दो सब लोग यार एक बार, ये एसी चालू करो ना। चालू है क्या? कितने पे? 18 पे? और भाई 28 पे लग रहा है। हाँ। नजर नहीं बैठे क्या उधर? नहीं लगा ली, नहीं आ रही, नहीं आ रही देख। सिर्फ हवा आ रही है फैन के जैसी। फैन वाला बटन दबा हुआ है। चलो एक बार अपन जब तक ये कर रहे हैं खेल, एक बार रिपीट कर लेते हैं। रेसिडेंट बनने की कितनी कंडीशन? दो। सब लोग, पहली कंडीशन 182, दूसरी कंडीशन 60 365। दूसरी कंडीशन किस पे नहीं लगेगी? जो छोड़ के जा रहा है। हाँ, अब हो गया ठीक है ना? और हाँ अब हो रहा है। और फिर उसके बाद जो इंडिया आ रहा है उस पे भी नहीं होगी। लेकिन जो इंडिया आ रहा है उस पे होगी, अगर उसकी भारतीय कमाई 15 लाख से ज्यादा होगी। और जब होगी तो 60 की जगह कितने दिन लेंगे? 15 लाख तो कर सकते हैं। 15 लाख वालों से, मिडिल क्लासों से मतलब ही क्या है उनको? छोटे छोटे अगर 7-8 लाख वालों को भी इंक्लूड कर लेंगे तो पागल बावले हो जाएंगे वो लोग, इंटर रिटर्न ले लेके फालतू में। टैक्स तो मिलना ही नहीं उनसे। तो जिनसे कुछ मिले उनको, है ना, उनको पकड़ेंगे। अब देखना, एक व्यक्ति 26-27 में, 26-27 में 58 डेज इंडिया में था। वो इंडियन सिटीजन है। इंडियन सिटीजन है, हट। 26-27 में कितने दिन इंडिया में था? बताओ, वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है? सोच के देखो। हाँ, इंडियन सिटीजन है। जो 26-27 में कितने दिन इंडिया में था? बताओ, सिटीजन इंडियन रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है? नॉन रेसिडेंट। पहली कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई, 182 डेज वाली। और दूसरी भी 60 चाहिए यार दूसरे में तो। और वो कितने हैं? 50। ठीक है, नहीं हुआ ना पक्का? मतलब ये रेसिडेंट नहीं है। सर अगर इसकी 15 लाख से ज्यादा इनकम हो गई तो पता नहीं कुछ हो गया तो, अरे उसके लिए भी 120 दिन चाहिए। 58 डेज पे तो क्या बन जाएगा वो? नहीं। नहीं, मैं बताता हूँ कैसे। 58 डेज में नॉन रेसिडेंट तो अभी जो पढ़ा उसके हिसाब से तो वो क्या है? नॉन रेसिडेंट। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ, अगर ये कहाँ रहता हो? दुबई में। अगर ये कहाँ रहता हो? या ओमान में, या ऐसी कंट्री जहाँ पे टैक्स नहीं लगता। टैक्स फ्री कंट्रीज में रहता है, टैक्स हेवंस में रहता है। तो सुनना, अगर कोई इंडियन सिटीजन है, वो ऐसी जगह रह रहा है जहाँ टैक्स नहीं लगता, और वहाँ पे वो टैक्स पे नहीं कर रहा है ना, वहाँ का रेसिडेंट है, कुछ है, टैक्स ही नहीं लग रहा है उसके ऊपर, उसे इंडिया का रेसिडेंट मान लिया जाएगा। डीम रेसिडेंट, है ना? तो उसका इंडिया का क्या मान लिया जाएगा? रेसिडेंट मान लिया। जैसे मान लो, अब तुम मान लो, अभी आपने बीच में देखा था ये ट्रेडर्स, स्टॉक ट्रेडर्स वगैरह क्या करते हैं? ये स्टॉक ट्रेडर्स सीधा कहाँ भाग गए थे? दुबई। है ना? इंडिया के अंदर वो क्रिप्टोस वगैरह ट्रेड करना उतना आसान नहीं था, भाग गए। बोले साहब मज़ा नहीं आ रहा है इंडिया में, ट्रेडिंग वेडिंग करना हो तो क्या करना है, लॉस करना हो तो दुबई जाके लॉस करेंगे, ठीक है ना? तो अब वो अपने वहाँ जाके चले गए। वहाँ दुबई में टैक्स नहीं दे रहे। कहाँ के सिटीजनशिप है? इंडिया। गए भैया। आपको इंडिया का क्या मान लिया जाएगा? डीम। फिर अगर जा ही रहे हो ना बाहर, तो भारतीय नागरिकता छोड़ दो। तो तुम छोड़ ही दो इंडियन सिटीजनशिप। जब तुमको भागने की इच्छा है ना, तो पूरे भागो। ऐसा आधा अधूरा मत भागो। है ना? जब इच्छा हो तब आ भी जाऊंगा, नहीं। इंडियन सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर याद रखना, अगर कोई भी आप जब भी ऐसा कुछ आ जाए ना कि वो नंबर ऑफ डेज के हिसाब से रेसिडेंट नहीं बन पा रहा है किसी भी कंडीशन से, तो एक बार चेक कर लेना कहीं वो दुबई या ओमान का तो नहीं है। हाँ लेकिन देखो, छोटे मोटे लोगों से हमें मतलब नहीं रहेगा।
हमें उन लोगों से मतलब रहेगा जिनकी इनकम इंडिया से 15 लाख से ज़्यादा है ना। मतलब यहाँ पर भी वो देखना पड़ेगा इंडियन सिटीजन जिसकी इनकम किससे ज़्यादा है, 15 लाख से ज़्यादा। आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दे जाऊंगा मैं आपको, मेरे खुद के नोट्स दे दूंगा। ठीक है, मेरे खुद के नोट्स 100 पेज के हैं, 100 पेजेस के। ठीक है, आई विल प्रोवाइड आप लोग को ऐसे हैंड रिटन नोट्स है। दो आपको, एक तो टाइप नोट्स भी मिल जाएंगे, बट ऐसे हैंड रिटन नोट भी मिल जाएंगे। ये मैंने खुद से लिख रखा है, पूरा इनकम टैक्स, है ना। ये इसमें सॉरी इसमें क्वेश्चंस भी है। ये मैं होगा एक, कहाँ पे चले गई शीट, ये रहा। ये ऐसा पूरा इनकम टैक्स मैंने ये लिख रखा है, तो यार दे दे यार, जाएगा आपको। अभी क्या है, ये 1961 है यार, 2025 लिख रहा हूँ बैठ के, धीरे धीरे खुद ही पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ धीरे धीरे। तो आपको जैसे ही कुछ होगा मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। बाकी मैं, मेरी एक आदत है, मैं क्लास में याद भी करवा देता हूँ, क्योंकि मैं मल्टीपल टाइम्स रिकॉल भी करता हूँ। मेरा ये है कि जितना पढ़ो ईमानदारी से पढ़ो, जो पढ़ो आपको अच्छे से समझ में आए और याद भी हो जाए, बुक की जरूरत नहीं पड़े, देखने की जरूरत नहीं पड़े ऐसे। और आप लोग क्या टेंशन फ्री माइंड से पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको एग्जाम देने का प्रेशर नहीं है। और ऐसी जगह पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आप अच्छा याद रखो, अच्छा रिटेन कर पाओ। नहीं तो जब प्रेशर रहता है ना कि याद रखना ही पड़ेगा या याद रखना ही है, वो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है। आगे डीप रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ में, ठीक है। अब किसी को कुछ पूछना है इधर, क्लियर बच्चों? अब आते हैं सेक्शन नंबर 5 पे। किसका क्या स्कोप रहेगा, क्या स्कोप रहने वाला है, स्कोप ऑफ इनकम। अच्छा, स्कोप ऑफ इनकम बता रहा हूँ, उसके पहले एक चीज और बता देता हूँ, शायद आप लोगों के काम में आए कभी, शायद। देखो, रेसिडेंट बनने की दो कंडीशन, 182 डेज, 60 प्लस। अगर इसमें से एक भी फुलफिल कर दी तो वो रेसिडेंट है। आपको पता है रेसिडेंट दो टाइप के होते हैं, रेसिडेंट दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और एक होते हैं नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब ये बहुत इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है, इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। अभी जो आपको सिखाया समझ गए, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। अब रेसिडेंट में भी कितने टाइप के लोग होते हैं, दो टाइप के। एक होते हैं ऑर्डिनरी। अब जैसे मान लो ब्रेटली आया और हो सकता है यहाँ पर 1 साल इंडिया का रेसिडेंट बन गया। तो बेटा 1 साल इंडिया का रेसिडेंट बन गया, तो क्या उसे ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोल दे क्या? अच्छा, आप ऑर्डिनरी हो क्या बेटा? ऑर्डिनरी मतलब ऐसा नहीं, ऑर्डिनरी मतलब ऐसे ऑर्डिनरी हाँ, आप वो मत समझो, स्पेशल या ऑर्डिनरी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। ऑर्डिनरीली मतलब मतलब बार बार इंडिया के रेसिडेंट बनने वाले। तो आप क्या हो, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो। मैं भी ऑर्डिनरीली क्या हूँ, रेसिडेंट हूँ, क्योंकि मैं मल्टीपल टाइम इंडिया का क्या बना हूँ, रेसिडेंट। मैं इंडिया का ही रेसिडेंट हूँ। और लेकिन कोई व्यक्ति बाहर से आए और एक बार इंडिया का रेसिडेंट बन गया, तो क्या बेटा उसको अपन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बोल दे अपना, है ना, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो रेसिडेंट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, आर ओ आर और आर एन ओ आर। आर ओ आर मतलब ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, और आर एन ओ आर का मतलब क्या होता है, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। मैं आपको बस बता के इसलिए छोड़ रहा हूँ। अब कब आर एन ओ आर बनते हैं, मत दिमाग लगाओ, अपने काम आएगा ही नहीं, अपने काम नहीं आए। और अगर आपको कभी ऐसे कुछ कोई व्यक्ति आपको आके बोले कि यार मैं ऑर्डिनरी हूँ कि नॉट ऑर्डिनरी हूँ, तो मैं आप लोगों को, मैंने आपको कहा ना, लास्ट हमारा एक चैप्टर ही वही रहेगा कि हम उन चीजों को कैसे पता कर ले, ना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। आर एन ओ आर बनना रहता है तो यार कुछ कंडीशंस और होती है, अननेसेसरी अपन उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर अपन बात करते हैं स्कोप ऑफ इनकम की, कि कौन कौन सी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, तो देखो, या तो रेसिडेंट होंगे या फिर क्या होंगे, नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है। नाउ अगर
जो पैरामीटर डिसाइड किया है सेक्शन नंबर 5 ने, अगर किसी व्यक्ति ने इनकम रिसीव कर ली इन इंडिया में, अगर मान लो कोई व्यक्ति है जिसने पैसे कहाँ रिसीव कर लिए, इनकम कहाँ रिसीव कर ली, इंडिया में। मान लो कि एक व्यक्ति है जो कि ब्राजील का है, कहाँ रहता है, ब्राजील में। कहाँ का सिटीजन है, ब्राजील का। इंडिया का नॉन रेसिडेंट है, काम कहाँ करता है, ब्राजील में। लेकिन घूमने आया साहब, घूमने कहाँ आया, इंडिया। लेकिन उसने अपनी सैलरी कहाँ रिसीव कर ली, इंडिया में। गया, खत्म। देखो रेसिडेंट तो पापी है ही सही, रेसिडेंट को तो क्या देना है, टैक्स देना ही है, रेसिडेंट को तो टैक्स देना ही पड़ेगा। लेकिन इनकम अगर रिसीव कर ली इंडिया में, कोई एक्सक्यूज नहीं, कुछ नहीं, नॉन रेसिडेंट को भी इंडिया में क्या देना पड़ेगा, टैक्स। कभी इनकम कहां रिसीव मत करो, इंडिया में। दो व्यक्ति है, एक जापान का है, एक कोरिया का है, ये गए स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में इनकी दोस्ती हुई। स्विट्जरलैंड की दोस्ती के अंदर उन्होंने सोचा कि यार हम, मेरे पास एक माइक्रोसॉफ्ट के शेयर है, तो उन्होंने स्विट्जरलैंड के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के शेयर सेल करने का एग्रीमेंट किया। ये एग्रीमेंट इन्होंने किया एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स में किया, ठीक है। लेकिन ये जब वापस जा रहे थे तो इनकी फ्लाइट दिल्ली पे लैंड हुई, और जो ये पैसे की अदला बदली हुई वो कहाँ हो गई, दिल्ली में। टैक्स लग जाएगा भाई। एक जापान का, एक कोरिया का एग्रीमेंट नीदरलैंड्स में हो रहा है, शेयर यूएसए की कंपनी के है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनकम कहाँ रिसीव कर ली, इंडिया में, तो उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर पता कैसे चलेगा, मैं मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, हर चीज पता नहीं चलती, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैंने आपको, और हमेशा याद रखना, जब बड़ी इनकम होती है तो कहीं ना कहीं से न्यूज आ जाती है, खबरें आ जाती है, लेकिन कोई भी ऐसी बेवकूफ़ी करता नहीं है। जो बड़े बड़े अमाउंट के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उनके लीगल एडवाइजर्स होते हैं, उनको हर द कंट्री के लॉ पता होते हैं, उनको वो बोल क्लियर कट मेंशन करके रखेंगे कि साहब आप इंडिया के अंदर कभी भी इनकम रिसीव मत करो। क्रिस गेल है, क्रिस गेल आया आईपीएल के लिए, आईपीएल में वो बोलता है कि साहब मैं ना यहाँ पे पैसे रिसीव नहीं करूंगा, इंडिया में रिसीव कर लूंगा तो क्या लग जाएगा, टैक्स, है ना, वो तो नॉन रेसिडेंट है। विराट कोहली को तो इन्हीं हो क्या देना है, टैक्स। नाउ वो बोलेगा मैं, मेरे को पैसे दो मेरे दुबई वाले अकाउंट में दो, या मेरे वेस्ट इंडीज वाले अकाउंट में क्या जमा करो, पैसे जमा करो। तो मैं रिसीव इंडिया में नहीं कर रहा हूँ। तो जब इंडिया में रिसीव नहीं कर रहा हूँ, या जस्टिन बीबर आया या कोई बाहर के सेलिब्रिटी आया इंडिया में, उन्हें स्टेज शो किया, बोलते हैं हम पैसे इंडिया में रिसीव नहीं करेंगे। पैसे तो हम कहाँ रिसीव करेंगे, बाहर, क्योंकि इंडिया में रिसीव कर लिया तो क्या लग जाएगा, टैक्स। पैसे रिसीव किए गए यूएसए में। आप मुझे बताओ, इंडिया के अंदर मुंबई में आके शो करके गया और पैसे कहाँ रिसीव कर रहा है, यूएसए में, टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देना। यहाँ रिसिप्ट रूल के हिसाब से तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इंडिया से कमा के तो गया ना बेटा। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने लॉ बनाया कि अगर किसी इनकम का सोर्स, मतलब उसकी कमाई का जरिया क्या रहा है, इंडिया, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इनकम अर्नड फ्रॉम इंडिया, इनकम कहाँ अर्न की गई है, इंडिया में अर्न की गई है, भले ही रिसीव कहाँ की गई है, बाहर की गई है, डज नॉट मैटर, इसके लिए भी टैक्सेबल, इसके लिए भी टैक्सेबल। तो फिर बोले सर क्या फर्क है, रेसिडेंट का और नॉन रेसिडेंट को अलग करने से क्या फर्क है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अपन थर्ड पॉइंट लिखेंगे, आउटसाइड इंडिया इनकम, जो इनकम कहाँ है, इंडिया के बाहर है, बाहर है। तो बेटा बताओ, बाहर की इनकम पे किसको टैक्स देना पड़ेगा, रेसिडेंट को, और नॉन रेसिडेंट को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहा था, फॉर रेसिडेंट ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल। रेसिडेंट के लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल रहेगी, ग्लोबल इनकम, उनकी सारी इनकम टैक्स रहेगी। नॉन रेसिडेंट होने का फायदा क्या हुआ, सिर्फ इंडियन इनकम पे क्या लगा, टैक्स, बाहर की इनकम पे टैक्स नहीं देना है। ओके गाइस, ये बात समझ में आई आप लोगों को। रेसिडेंट होने से क्या हो जाएगा बेटा, सारी इनकम पे टैक्स, इंडिया में कमाओ, इंडिया के बाहर कमाओ। और नॉन रेसिडेंट होने से सिर्फ इंडिया की इनकम पे टैक्स, बाहर की इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। सो हम लोगों ने कंडीशंस देखी कि किसको हम रेसिडेंट कहते हैं, किसको हम नॉन रेसिडेंट कहते हैं, और किनका क्या स्कोप होता है। क्या ये बात समझ में आई बच्चों आप लोगों को, ठीक है। अब
हम बात करते हैं, वो मेरे को कुछ चीज़ और चीज़ें डिटेल में होती है, मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताई है, बट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये दुनिया भी होती है। ये दुनिया में शायद आपको ज़रूरत जाने की ज़रूरत ना पड़े इनिशियली, बट वो दुनिया क्या है वो आप समझो, एग्जाम्पल से समझना। कब मानते हैं कि कमाई इंडिया से है? समझो आप, कैसे माना जाएगा कि कमाई इंडिया से है? मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल देता हूँ और आप मुझे बोलना कि आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया से कमाई है या नहीं है, यानी अर्न इंडिया में हुआ है या नहीं हुआ है। क्रिस गेल ने आईपीएल खेला इंडिया में, अर्न इंडिया है कि नहीं है? है। बेटा एक व्यक्ति है, जैसे मेरा भाई है, नॉन रेसिडेंट है, उसका मकान है, उसने किराए पे दे रखा है, इंडिया इंदौर में किराए पे दे रखा है, तो कमाई कहाँ से हो रही है उसकी? इंडिया से हो रही है। अच्छा, आपके पास इंडिया में जमीन थी, आप नॉन रेसिडेंट हो, आपने इंडिया की जमीन बेच दी, तो ये कमाई इंडिया की है कि नहीं है? है। अच्छा, इंडियन कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर रखा है और इंडियन कंपनी के शेयर्स आपने बेच दिए, तो कमाई कहाँ से है? इंडिया से। इंडिया से आपको डिविडेंड मिला, तो कमाई कहाँ से है? अब बात समझ में आई? अब देखो मैं जो बताने जा रहा हूँ कि मान लो एक व्यक्ति यूएसए में बैठा है, वो है ना यूएसए से माल एक्सपोर्ट करता है। क्या करता है? एक्सपोर्ट कहाँ करता है? इंडिया में। पूरा माल कहाँ भेज रहा है? इंडिया में। अब मुझे बताओ, क्या उस व्यक्ति का जो अर्निंग है वो इंडिया से है? क्या उसको इंडिया में, क्या उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा? कमाई तो इंडिया से है ना? ठीक है, चलो कमाई तो इंडिया से है। देखो अभी मैंने आपको हर बार इंडिया इंडिया को इन्वॉल्व कर दिया, तो आपने हर किसी का एग्जांपल क्या दिया है? हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना रहेगा जब ऐसे कुछ केसेस आते हैं। मान लो कि दुबई का एक रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट, श्री कृष्ण भोजनालय दुबई में खोला है उसने, सब वेज रेस्टोरेंट है, पूरे इंडियंस वहां जाते हैं वेज खाना खाने के लिए। उसकी कमाई किससे है? तो क्या उसको टैक्स देना पड़ेगा इंडिया में? वो तो कहाँ, नहीं नहीं, नहीं तो कमाई तो इंडिया से है। अभी हाल मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था कि वो यूएसए वाला बंदा इंडिया में क्या कर रहा है, वहां बैठे बैठे एक्सपोर्ट कर रहा है। ऐसा क्या होता है, कब मानते हैं कि कमाई इंडिया से है? तो बिजनेस के लिए ध्यान रखना, किसके लिए? बाकी सब चीजों को तो आपको समझ में आ गया कि जमीन इंडिया में है, किराया की इनकम कहाँ से हो रही है? इंडिया से। इंडियन कंपनी के क्या बेच दिए? शेयर्स। बिजनेस के लिए याद रखना, बिजनेस के लिए तभी मानते हैं कि इंडिया से आपकी कमाई है जब आपका इंडिया में ऑफिस हो। इंडिया में क्या होना चाहिए आपका, मतलब स्टैब्लिशमेंट, इंडिया में आपका क्या होना चाहिए? फिजिकल प्रेजेंस। तो ही क्या मानते हैं? सोर्स इंडिया, यानी अर्न फ्रॉम इंडिया। देखो मेरी बात समझो, अब वो यूएसए वाला बंदा इंडिया में माल क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको इंडिया में सोर्स मानेंगे क्या? नहीं। वो कहाँ रहता है? यूएसए में, नॉन रेसिडेंट। पैसे भी कहाँ रिसीव कर रहा है? यूएसए में। और इंडिया का सोर्स नहीं मानेंगे, भले ही वो माल कहाँ बेच रहा है? इंडिया में, क्योंकि उसका कोई ऑफिस नहीं है। लेकिन वो सोचता है इंडिया से बहुत ऑर्डर आ रहे हैं, अब एक काम करता हूँ, इंडिया में ब्रांच खोल लेता हूँ। ठीक है, उसने ब्रांच खोल ली, अब उसका स्टेब्लिशमेंट कहाँ पे आ गया? तो फिर उस ब्रांच से जो कमाई होगी उसको इंडिया में क्या देना पड़ेगा? टैक्स। तो बिजनेस वालों के लिए क्या रूल बनाए, क्योंकि देखो आप लोग किससे जाके काम करोगे? बिजनेस वालों के साथ जाके काम करोगे, तो उनका सोर्स कब इंडिया मानेंगे? बिजनेस जो बाहर से इंडिया के साथ बिजनेस कर रहा है, उसका इंडिया में क्या होना चाहिए? प्रेजेंस होना चाहिए, फिजिकल प्रेजेंस। कोई शॉप हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई प्रीमाइसेस हो, कोई ब्रांच हो, ऐसा कुछ स्टेब्लिशमेंट इंडिया में होना जरूरी। या फिर उनका इंडिया में कोई एजेंट हो, कोई ना कोई इंडिया में क्या होना चाहिए? उनका एजेंट। तो ही आप कनेक्शन मानते हैं, इंडिया से कमाई मानते हैं, नहीं तो बिजनेस वालों की कमाई इंडिया से नहीं मानते हैं। तो बाकी सारे रूल्स बहुत सिंपल थे, बहुत ही सिंपल। जमीन इंडिया में, शेयर्स इंडिया में, डिविडेंड इंडियन कंपनी से, सब कुछ समझ में आ रहा था। लेकिन जही बात बिजनेस की आई, अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट को इंडिया में टैक्स देना पड़ता होगा क्या? माइक्रोसॉफ्ट, हाँ ऑफिस है उनका, ऑफिस कहाँ पे? हैदराबाद में उनका ऑफिस है, बेंगलुरु में उनका क्या है? ऑफिस है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट को अपनी पूरी दुनिया की इनकम पे टैक्स देना होता होगा कि जो हैदराबाद और बेंगलुरु के ऑफिस से इनकम है उस पर टैक्स देना होता होगा? हाँ। इंडिया में ऑफिस होने से क्या होगा, सिर्फ उस ऑफिस से हुई, उस ब्रांच से हुई भी इनकम पे ही क्या देना पड़ेगा? टैक्स। ठीक है, के बाद आप लोगों को क्लियर है? देखो बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जिनका ऑफिस इंडिया में नहीं होता है, लेकिन उनकी वेबसाइट कहाँ होती है? इंडिया में होती है ना? मतलब वेबसाइट है, उससे लोग, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ध्रुव राठी, जिसको आप सब लोग जानते होंगे, एक यूट्यूबर है।
कहाँ रहता है वो? जर्मनी में। उसका कोई इंडिया में कोई ऑफिस वगैरह नहीं है, कोई ब्रांच ऑफिस वगैरह नहीं, लेकिन फिर भी वेबसाइट के थ्रू क्या कर रहा है, यूट्यूब के थ्रू कहाँ से कमा रहा है? इंडिया से। तो ना अब टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई कि आज की तारीख में दुकान खोलने की जरूरत नहीं रही है। तो अगर इंडिया में आपके पास वेबसाइट हो या फिर आपके सब्सक्राइबर हो इंडिया में, तो बेटा फिर ये मानते हैं कि आपकी इंडिया से कमाई है। तो ये जनरली नॉर्मल बिजनेस के लिए जो अपन कर, ई कॉमर्स को भी साइड में रखो, तो ई कॉमर्स को साइड में रखोगे तो आपका इंडिया में क्या होना चाहिए? दुकान, फैक्ट्री। और अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हो तो आपके सब्सक्राइबर, डाउनलोड, आपकी एप्लीकेशन है तो डाउनलोड इंडिया में हो गए, सब्सक्राइबर आपके इंडिया में हो गए, आपको इंडिया से व्यूज मिल गए, या फिर इंडिया से आपके ऑर्डर्स आ गए, तो फिर आप उसको क्या मानते हैं? अर्न फ्रॉम इंडिया। तो इसलिए अमेजोन वगैरह हो या फिर कोई भी बाहर से डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू या फिर वेबसाइट के थ्रू इंडिया के साथ बिजनेस कर रहा है तो वो प्रॉब्लम में आ सकता है, भले ही उसका ऑफिस इंडिया में ना हो। तो इसके रूल्स होते हैं, डिटेल में रूल्स, लेकिन अपने को उतने जाने की जरूरत नहीं है। अपने को सिर्फ बिजनेस के बारे में इतना सा ही देखना था कि बिजनेस के लिए इंडिया में क्या होना चाहिए? ऑफिस। ये चैप्टर यहाँ पर अपना समाप्त होता है कि रेसिडेंट किसको कहते हैं, नॉन रेसिडेंट किसे कहते हैं, रेसिडेंट को कौन सी इनकम पे टैक्स देना पड़ता है, नॉन रेसिडेंट को कौन सी इनकम पे टैक्स देना पड़ता है। अब जब हम नेक्स्ट क्लास चालू करेंगे, हम अपने हेड्स पे आने की कोशिश करेंगे। जैसे अपन सबसे पहले देखेंगे कि मकान से किराए की इनकम पे किस तरीके से आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर किसी की किराए की इनकम है, कोई व्यक्ति आता है कि बस मेरी किराए से इनकम आ रही है, आप उसका टैक्स कैसे निकालेंगे, कैसे टैक्स कैलकुलेशन होगा, वो हमारा एक चैप्टर रहेगा। दूसरा चैप्टर अपन क्या करेंगे? सैलरी। तीसरा चैप्टर अपन ऐसा कर करके अपन सारी इनकम्स को देखेंगे। सबसे आखिरी में पढ़ेंगे बिजनेस, उसके पहले अपन सारे चीजों को कवर कर लेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइस, हैव अ गुड डे।